काफ़ी दुख हुआ मेरे को। मतलब मेरे को लगा भाई, मैं बता रहा हूँ $11,000 तक की टिकट्स बिक रही हैं, $11,000 तक की। और मिनिमम टिकट का प्राइस भी कोई ऐसा आम नहीं है, $250 का रखा हुआ है और पूरा हाउसफुल गया हुआ है। और मेरे को लगा कि यार इनकी पूरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि चाइना वाला टूर यहाँ पर कैंसिल कर देते जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी पॉसिबल हो पाए। लेकिन भाई साहब, रूडी गार्सिया अल नसर के कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बेशर्मी से बोला, शर्म भी नहीं आई, दुख भी नहीं, रोया भी नहीं, चाहे झूठ में ही रो देता भाई। लेकिन उन्होंने यहां पर बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी इंजरी से रिकवर होने के अभी लास्ट फेज में है। उन्होंने यहां पर यह भी कंफर्म कर दिया कि ये तो पक्का है कि वो इंटर मियामी के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी हिंट दे दिया कि शायद से अल नसर वर्सेस अल साक्सी हिलाल के बीच के गेम में भी रोनाल्डो हमको फीचर होते हुए नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में वो टीम के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि आप कंफर्म करके चल सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब तक सऊदी लीग वापस से स्टार्ट नहीं होती तब तक यहां पर नहीं फीचर होंगे। और ये बहुत बहुत बड़ा झटका है। हाँ, ये कह सकते हो कि इन्होंने एक हरामीपना ये करा कि इसको मैच के एक दिन पहले यहां पर क्लियर आउट करके कंफर्म करा। उससे पहले इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी थी, क्योंकि इनको भी पता है कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी इतनी बड़ी चीज है कि अगर रोनाल्डो नहीं खेलेगा या फिर लियोनेल मेसी ना खेलता तो ये तो कंफर्म है कि यस, इंटर मियामी वर्सेस अल नसर एक बहुत बड़ा गेम होगा, लेकिन फिर भी जो टिकट के प्राइसेस है, जो डिमांड है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। अब देखो, वैसे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं लाइव कर लूं, क्योंकि मैं पहले से ही मन बना के बैठा हुआ था। बट एक बार फिर से तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि लाइव करनी है या फिर नहीं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक बहुत ही अटपटी सी खबर की। अब देखो, रिसेंटली स्पोर्ट की बात करें, डेली मिरर की बात करें, मिरर की बात करें, डेली मेल, इन्होंने यहां पर यह रिपोर्ट डाली कि भाई जोसे मोरिन्यो एक सेंसेशनल कमबैक देख रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो देख रहे हैं, बाकी का देख रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहां पर एक बार इस स्टोरी को ना थोड़ा सा तलाश लेते हैं, थोड़ा सा टटोल लेते हैं कि इसमें कौन कितना पानी में है। रिसेंटली अगर हम कुछ पिछले एक साल की बात करें तो मोरिन्यो का एक पॉडकास्ट है जहां पर उन्होंने खुद ये चीज कही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहां नहीं होने चाहिए। जब तक वो वहां पर है तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें यहां पर अगर स्टोरी की पूरे आर्टिकल की बात करें तो वहां पर बताया गया है कि भाई जोसे मोरिन्यो नए रिजीम के अंडर काम करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। हाँ, लेकिन आर्टिकल में ये स्टोरी बिल्कुल भी गायब कर दी गई है कि यहां पर क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड सही में एरिक टेन हैग को पुश करने वाली है। अब देखो, तो सबको पता है कि एरिक टेन हैग अगर यहां से अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो मे बी, जस्ट मे बी, यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है। अच्छा, आप एक बार को इस चीज से काफी, अब मैं अगर सोशल मीडिया के रिएक्शन की बात करूं तो काफी लोग कहते हैं जोसे मोरिन्यो मोटिवेट कर सकता है, जोसे मोरिन्यो एक सीरियल विनर है। लेकिन यहां पर एक फैक्ट को समझ लेते हैं। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर जोसे मोरिन्यो को साइन करती है तो दो चीजें पक्का होने वाली है। यानी कि एक आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हो, दूसरी चीज है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर ही लेके आने वाले हो। अब ये तो हम सबको पता है कि जोसे मोरिन्यो यंग प्लेयर्स को डेवलप करने में इतना ज्यादा नहीं सोचने वाला। दूसरी चीज कि उसको हाई डिमांडिंग प्लेयर्स भी चाहिए जिनकी हाई डिमांडिंग फीस भी होती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के एफएफपी की अगर हम बात करें तो कोई इतना खास पैसा है नहीं। तो यस, जोसे मोरिन्यो एक पॉपुलर साइनिंग हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो एक एडवांटेजेस साइनिंग होने वाली है। पर्टिकुलरली अगर उसके मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्पेल की बात ही करें तो उसके बाद कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि काफी मसालेदार सी है। भाई नेमार की अगर हम बात करें तो तुमको पता है भाई नेमार काफी टाइम से इंजर्ड है, अक्टूबर से ही वो इंजर्ड है और अभी भी उनको आने में लगभग 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में भाई यहाँ पर बीच बीच में ना थोड़ी सी चुल मस्ती है लोगों में, तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते रहते हैं कि भाई यहाँ पर उन्होंने वेट गेन किया है, वेट नहीं गेन किया है। अब हाल ही में अगर ब्राजीलियन रोनाल्डो की बात करें तो उनके बर्थडे पार्टी में भाई केक खाने गए थे। वहां पे केक तो खाया लेकिन बाद में लोगों को पता है तो खुद मूंग दाल का हलवा बन के घूम रहा है भाई। क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें नेमार की पिक की तो देखो, ये तो पक्का है कि सोशल मीडिया पे जितनी पिक्स वायरल हो रही है उसमें से काफी लोगों ने उसको एग्जैजरेट करके डाला हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी कंफर्म है कि भाई ओवर वेट वो हुए हैं। उन्होंने ये चीज़ कहा कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ पे लाइक रिप्लाई करके हुए, वैसे तो उन्होंने माँ बहन की भी गाली दी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करके ये बताया कि भाई हाँ, उन्होंने वेट गेन किया है लेकिन फैट वैट मोटा वोटा नहीं हुआ। और उन्होंने यहाँ पर अपने ऐसे ब्लाउज ऊपर करके दिखा भी दिया। अच्छा, इस पे वायरल यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी खत्म नहीं, मजाक उड़ना फिर भी बंद नहीं हो, क्योंकि उसी दिन यहाँ पर अनइंटेंशनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपनी फिजिक यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाली थी। और उसके बाद लोगों ने बताया कि ये होता है एक प्रोफेशनलिज्म का सबसे बड़ा डिफरेंस, कि यहाँ पर नेमार एट 31
इस उसमें है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 उसमें है। अब देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इंजर्ड है, आई थिंक उसकी वजह से ओवरवेट है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, अब देखो क्रूज के रिगार्डिंग एक चीज पहले से ही पकती हुई आ रही थी कि भाई टोनी क्रूज शायद से हमको जर्मन नेशनल टीम में वापसी करते हुए दिख सकते हैं, और ये चीज हमको अब शायद से ऑलमोस्ट कंफर्म होती हुई दिख सकती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि नागलसमैन के अंडर यहाँ पर टोनी क्रूज का क्या रोल होने वाला है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि जर्मनी कोई बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगी, बट हाँ फिर भी बहुत अच्छा रोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या किमिच का कोई रोल घटने वाला है? काफी लोग कहते हैं कि टोनी क्रूज के आने से किमिच का तो भाई पत्ता साफ हो सकता है, तो यानी कि एक ही पोजीशन है, या तो आप राइट बैक खेलो या फिर आपको बेंच पे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड की अगर रिन्यूअल स्ट्रैटेजी की बात करें तो भाई यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर रखा है कि अगर टोनी क्रूज चाहे तो रियल मैड्रिड के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। हालांकि ये सिमिलर केस मॉड्रिच के साथ नहीं है। अब मॉड्रिच के रिगार्डिंग सिचुएशन ये है कि रियल मैड्रिड बहुत वेट कर रही थी कि या भाई सऊदी का कोई ऑफर आए या फिर MLS में से इंटर मियामी वगैरह कोई क्लब ऑफर करे, लेकिन अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या कॉन्क्रीट कोई ऑफर आया है। सऊदी अरेबिया से यहाँ पर इंटरेस्ट है, डेफिनेटली है, वो पैसा भी अच्छा खासा देने के लिए तैयार है, लेकिन मॉड्रिच ने कंफर्म कर दिया है कि वो कहीं और नहीं बल्कि रियल मैड्रिड में ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और 39 ईयर्स ऑफ एज में। ऐसे में रियल मैड्रिड इतनी यहाँ पर उत्सुक है नहीं मॉड्रिच को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के लिए। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर मॉड्रिच को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भी तो उसको ये चीज़ तो कंफर्म करनी पड़ेगी वो खेलेगा नहीं, ज़्यादा नहीं खेलेगा, ऑब्वियसली रोटेशनल होता रहेगा, और ऑफकोर्स एंसेलोटी के अंडर उसको गेम टाइम तो पक्का मिलेगा। एंसेलोटी इस चीज़ को मेक श्योर करता है। साथ ही यहाँ पर मेरे को लगता है कि पे राइस का भी आप भूल ही जाओ। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्रूज और मॉड्रिच में से किसको रियल मैड्रिड को रखना चाहिए। अब काफी लोग दबे शब्दों में कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एंड्रिक, डेविस और किलियन एम्बापे, इनके साथ अब रियल मैड्रिड अपना नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग यहाँ पर कर रही है। लास्ट टाइम मैंने फुटबॉल डेली में तुमको बताया था कैसे यहाँ पर भाई प्लानिंग चल रही है और एम्बापे पे इसलिए धक्का लग रहा है। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर डर्ट शीट्स की बात करें तो अंदर से तो खबर यही आ रही है कि भैया यहाँ पर एम्बापे को लेके अब प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब एम्बापे को लेके रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 मैचेस की। सबसे पहले बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना की बात करते हैं, जो कि पहले 60 मिनट तो मैं कहूंगा कि बोरिंग थे। मतलब ओसासुना से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5-3-2 में वो डिफेंड करेंगे, काफी डीप डिफेंड करेंगे और यहाँ पर काउंटर पे खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओसासुना से ऐसा कुछ खास थ्रेट करा नहीं यहाँ पर बार्सिलोना को, डिस्पाइट कि बार्सिलोना का डिफेंस एट टाइम्स स्विच ऑफ लग रहा था, एट टाइम्स यहाँ पर पोजिशनली खराब था। अब देखो बार्सिलोना की अगर ऑन पिच प्रॉब्लम्स कम थी तो ऑफ पिच प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ज्यादा है। चाहे हम बात करें जाओ फिलिक्स की इंजरी की, 6 मिनट में फरान टोरेस को इंजरी हो गई। ऐसे में यहाँ पर भाई जितने एग्जिस्टिंग अटैकर्स हैं उनसे ही मैक्सिमम निकालना जावी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा एक चीज़ ये थी कि जावी के अनाउंस करने के बाद यहाँ पर आपको लग रहा था कि भाई कोई मोटिवेटिंग सी बार्सिलोना दिखेगी, कोई एग्रेसिव सी दिखेगी, वो एक्चुअली में खास दिखी नहीं। लेवेंडोव्स्की की बात करें, परफॉर्मेंस अभी भी खराब आ रही है और बैक टू बैक खराब आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लेवेंडोव्स्की ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, बट हाँ दिख जाता है कि भाई लेवेंडोव्स्की की जगह आप किसी और स्ट्राइकर को डाल के देखोगे तो उसका फर्क तो काफ़ी पड़ेगा। 2 प्लेयर जो कि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा शाइन करे थे इस बार्सिलोना की परफॉर्मेंस में, पहला है यहाँ पर फर्मिन लोपेज, जो कि काफ़ी वियर्ड लगा जब विक्टर ओगे को लेके आएगा, लेकिन उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और आगे एकमात्र एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भाई यहाँ पर उसको 2 स्ट्राइकर्स की फॉर्मेशन खिलानी थी, इसलिए वो विक्टर ओगे और लेवेंडोव्स्की दोनों को साथ में रख रहा था, और यहाँ पर इसलिए ही फर्मिन लोपेज, क्योंकि मतलब नहीं बनता था कि भाई आपके 55 मिनट के गेम में फर्मिन लोपेज जिसने रन्स बनाए हैं, जिसने थर्ड मैन, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट कर रहा था, उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन लमीन यमाल गेम अच्छा लगा। गुंडोगन के रिगार्डिंग एक चीज़ ये है कि गुंडोगन सबसे एडवांस पोजीशन पे भी रह के भी टच नहीं कर रहा बॉल को भाई, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हद था, दिख ही नहीं जाता वो प्लेयर। साथ ही आपको पेड्री की भी आपको थोड़ा सा तारीफ करनी पड़ेगी, ड्रिबलिंग कर रहा था। ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। ओसासुना ने यहाँ पर कुछ थ्रेट नहीं करा। अल्टीमेटली विक्टर हो गया आता है, अपना पहला गोल स्कोर करता है और जैसे तैसे 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट्स ड्रॉप करना बहुत दिक्कत की बात होती है। हाँ ये है कि अगेन परफॉर्मेंस वाइज जावी ने कुछ इंप्रूव नहीं किया और प्लेयर्स ने भी कुछ खास यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिखाया जो भी ऑफ द पिच ड्रामा चल रहा था। इसी के साथ यार बात करते हैं चेल्सी वर्सेस लिवरपूल की। लिवरपूल ने धूम-धाम धड़ाका कर दिया इनके भाई चेल्सी के पिछवाड़ों में, और मेरे को लगता है कि चेल्सी की मैंने जितनी परफॉर्मेंस देखी है उसमें से वन ऑफ द वर्स्ट थी। हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, शायद से कुछ कर नहीं सकते थे। अगर हम यहाँ पर सेटअप की बात करें तो लिवरपूल का तो वही होता है भाई, 4-3-3 ऑफ द बॉल में वो कभी कभार 4-4-2 भी लगा, लेकिन डियोगो जोटा यहाँ पर राइट पे थे, उसके बाद लुइस डियाज की बात करें लेफ्ट पे थे, और यहाँ पर डार्विन नूनेस। और डार्विन नूनेस किस मिशन पे आया था भाई,
मतलब डार्विन नुनेज ऐसा लग रहा था हम प्रो क्लब्स खेलते हैं ना, बॉल आई और सर्कल का बटन दबा दिया, बॉल आई और शूट कर दिया, अब पट्टे पे पट्टे बज रहे हैं यहाँ पर। और अल्टीमेटली जब सबसे इजी गोल मारने की बारी आई, पेनल्टी भाई ने मिस कर दी, भाई ने मिस ही कर दी। लेकिन लिवरपूल की यह स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डेडली होती है कि भाई उनको 5 सेकंड के अंदर बॉल वापस चाहिए, वो उनका गीगन प्रेसिंग। चेल्सी 4-2-3-1 में थी, जिसमें एट टाइम्स हमको लग रहा था कि शायद से पाल्मर सबसे आगे हुआ, लेकिन फिर ऐसा लगा कि पाल्मर नंबर 10 की पोजीशन पे और यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग सबसे आगे है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि चेल्सी अगर इस चीज़ पे आई थी कि भाई वो काउंटर करेंगे और वो यहाँ पर पेस को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो नहीं सकता। जबकि आपकी यहाँ पर अगर हम बैकलाइन की बात करें तो उसमें कोनाते, गोमेज और वर्जिल वैन डाइक है। और ब्रैडली की बात करें जो कि आर्नोल्ड की जगह पर राइट बैक खेल रहे थे, भाई ने क्या परफॉर्मेंस दी है। मतलब ऑफ कोर्स ट्रेंट आर्नोल्ड इज मैजिशियन, लेकिन ऑफेंसिवली बात करें, डिफेंसिवली बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड गायब सी दिखती है। चेल्सी की मिडफील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप यहाँ पर प्ले आउट फ्रॉम द बैक करते हो, अब यहाँ पर थियागो सिल्वा से, यहाँ पर बादियाशीले की बात करें, सबसे आप बढ़िया यहाँ पर पासिंग कर सकते हो। लेकिन अगर लिवरपूल की प्रेस की इंटेंसिटी की बात करें तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि डिफेंस से मिडफील्ड से उठा के बॉल यहाँ पर लिवरपूल के प्रेस को बाईपास करके आपके आगे कनेक्ट करे। वो कनेक्टिविटी ही नहीं है। चिलवेल को दिए जा रहे हैं, चिलवेल नंगा आदमी भाई, उसे कुछ नहीं पता, उसने यहाँ पर गलती भी करी, गोल भी ऑलमोस्ट खाया और उसके बाद यहाँ पर वो पेनल्टी के लिए भाई सिमुलेशन में सामने चीटिंग कर रहा है। उन्होंने नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक टाइम को तो ऐसा लग गया था कि चेल्सी को पेनल्टी ही चाहिए, चाहे तो दे दें या ले लें, लेकिन पेनल्टी होनी चाहिए इस गेम में, अभी हो। बट ओवरऑल भाई ये काफी हेल्पलेस गेम था और ये बताता है कि भाई लिवरपूल में वो कमिटमेंट है, लिवरपूल में वो इग्नाइट है। लिवरपूल में अभी साला वापस आएगा तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज ही जाएगी। डिफेंस रॉक सॉलिड है, पिछले 44-45 में से 44 गेमों में उन्होंने स्कोर किया है, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। अगेन चेल्सी के इंडिविजुअल प्लेयर्स को भाई यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। एंड अगेन जितना प्लेयर्स को मिलना चाहिए उतना ही यहाँ पर सिस्टम को मिलना चाहिए, सिस्टम भी यहाँ पर उतना ही खराब था। सिस्टम ने भी कोई ऐसी खास मदद नहीं करी चेल्सी की। अगर हम बात करें यहाँ पर इस गेम में पर्टिकुलरली जर्गन क्लॉप की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगी मेरे को इस सीजन की, एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।